नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करूँगा मैं कंपैरिजन बिटवीन रीमान इंटीग्रेशन एंड लिबेग इंटीग्रेशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी लिबेग इंटीग्रेबल, और उससे पहले थोड़ा बहुत बात हम कर चुके हैं रीमान इंटीग्रेशन और लिबेग इंटीग्रेशन के बारे में। मैंने पहले बताया था आपको कि जो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है वो लिबेग इंटीग्रेबल भी होगा, और इसी चीज़ का हम प्रूफ अभी देखेंगे और एग्जांपल भी देखेंगे कि कोई फंक्शन अगर लिबेग इंटीग्रेबल है तो उसका रीमान इंटीग्रेबल होना कोई ज़रूरी नहीं है। सो देखते हैं कि फंक्शन एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी। एफ फंक्शन है, डिफाइंड है ए बी के ऊपर और बाउंडेड है। इफ़ एफ इज़ रीमान इंटीग्रेबल देन इट इज़ लिबेग इंटीग्रेबल। ये चीज़ हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि फंक्शन गिवन है रीमान इंटीग्रेबल, ओके, तो हम प्रूफ देखते हैं इसका। फंक्शन इज सिंस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, सो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कब होता था? जब हमारा जो रीमान अपर इंटीग्रल और रीमान लोअर इंटीग्रल इक्वल होते थे। रीमान उसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो रीमान अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू रीमान लोअर इंटीग्रल, और हमें पता है कि रीमान इंटीग्रेशन के केस में हम फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करते थे बाय स्टेप फंक्शंस, ओके। सो रीमान अपर इंटीग्रेशन ये मैंने लिखा, रीमान अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू रीमान लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू रीमान इंटीग्रेशन ऑफ द function, okay, where phi1 and psi1 are step functions, okay, where phi1 and psi1 vary our all step functions defined on, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, डिफाइंड ऑन ए बी। और हम रीमान इंटीग्रेशन के अंदर अप्रोक्सीमेट करते हैं फंक्शन बाय स्टेप फंक्शन, जबकि लिबेग इंटीग्रेशन के अंदर हम अप्रोक्सीमेट करते हैं फंक्शन को बाय सिंपल फंक्शंस, ओके। नाउ एवरी स्टेप फंक्शन इज ए सिंपल फंक्शन, क्योंकि हर एक स्टेप फंक्शन अब सिंपल फंक्शन होता है, तो हम लिख सकते हैं क्या, लिख लेता हूँ मैं यहाँ, एवरी स्टेप फंक्शन इज अ सिंपल फंक्शन। दरअसल जो सिंपल फंक्शन की क्लास है वो स्टेप फंक्शन से काफ़ी बड़ी है, क्योंकि सारे स्टेप फंक्शन सिंपल फंक्शंस होते हैं, और ऐसे सिंपल फंक्शंस ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं जो स्टेप फंक्शन ना हो, ओके। तो मैं अभी क्या करूँ, देखिए आपको पहले एक चीज़ बताता हूँ कि पहले सिर्फ स्टेप फंक्शंस थे जिनके ऊपर हम इन्फीमम और सुप्रीमम ले रहे थे, ठीक है। अब हम इन्फीमम और सुप्रीमम लेंगे और सिंपल फंक्शंस, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टेप फंक्शंस वहाँ पहले से मौजूद होंगे, क्योंकि एवरी स्टेप फंक्शन इज ए सिंपल फंक्शन। तो एक बार सिर्फ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, इफ एस इज अ सेट विद सुप्रीमम, इसका सुप्रीमम एम है, ओके। अब इस सेट के अंदर अगर मैं और पॉइंट्स ऐड करता हूँ तो हो सकता है इस सेट के अंदर एम से बड़ा कोई पॉइंट ऐड हो जाए, या फिर इस सेट के अंदर एम से जो पॉइंट नए ऐड हो रहे हैं वो एम से छोटे ही हो। तो जो नया सुप्रीमम आने वाला है, अगर इससे एम से बड़ा कोई पॉइंट यहाँ ऐड नहीं हुआ तो सुप्रीमम हमारा एम ही रहेगा। आफ्टर एडिंग सम एलिमेंट्स टू एस, से हम मान लेते हैं एस डैश बन गया, तो जो सुप्रीमम आएगा देन सुप्रीमम जो एस डैश का होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम होगा, या तो यही नंबर रहेगा, यदि इससे बड़ा कोई नंबर ऐड हो गया तो सुप्रीमम चेंज होगा और इस एस के सुप्रीमम से बड़ा होगा, ठीक है। तो मैंने बताया, तो जो अब देखिए, क्योंकि पहले सिर्फ स्टेप फंक्शंस के ऊपर सुप्रीमम लिया जा रहा था, अब हम सिंपल फंक्शंस के ऊपर सुप्रीमम लेने वाले हैं, तो इसलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे सुप्रीमम वाई वन लेस देन इक्वल टू एफ। मैं यही वाली टर्म लिख रहा हूँ, ए बी, ए टू बी
phi 1x dx, और जो नया सुप्रीमम आएगा वो इससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, क्योंकि उसके अंदर हमने और फंक्शंस भी ऐड किए हैं। दिस इज सुप्रीमम से फाई लेस देन इक्वल टू एफ ए टू बी फाई एक्स डी एक्स। इसी तरह इन्फीमम के लिए लिख सकते हैं हम, यहाँ लिखता हूँ मैं इन्फीमम, ये वाली टर्म लिख रहा हूँ, साई 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए टू बी साई 1x डी एक्स, और ये हो जाएगा हमारा लेस देन इक्वल टू इन्फीमम। ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब जो नया आया सुप्रीमम आया वो ग्रेटर देन इक्वल टू था, अब ये लेस देन इक्वल टू, जो नया इन्फीमम आएगा वो लेस देन इक्वल टू होगा इससे साई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए टू बी साई एक्स डी एक्स। ओके, तो अब यहाँ पे फाई 1 और साई 1 थे हमारे पास, ये थे स्टेप फंक्शंस, और फाई और साई जो है वो है सिंपल फंक्शंस, ठीक है। इसलिए मैं लिख देता हूँ वेयर फाई एंड साई वेरी ओवर ऑल सिंपल फंक्शंस, ठीक है। बस इस चीज़ का यूज़ किया जो मैंने यहाँ आपको बताई है दोनों जगह। अब देखिए, सब ए बी के ऊपर डिफाइंड है, ये तो अंडरस्टूड बात है, या मैं लिख देता हूँ डिफाइंड ऑन ए बी, डिफाइंड ऑन ए बी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये जो टर्म है, ठीक है, इसकी जगह मैं लिखता हूँ, ये इसके इक्वल है तो इसकी जगह मैं इस टर्म को लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन ए बी एफ एक्स टी एक्स लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ए टू बी फाई एक्स डी एक्स, और ये सुप्रीमम इससे लेस रहेगा क्योंकि ये इन्फीमम के इक्वल था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल टू इन्फीमम साई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए टू बी साई एक्स डी एक्स, और ये जो टर्म होगी इसके प्लेस पे मैं फिर से, क्योंकि ये चीज़ इसके इक्वल थी तो इसके प्लेस पे मैं फिर से ये लिख सकता हूँ, तो ये दिस इज लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब देखिए, अब इसी चीज़ से ये दो टर्म इसी चीज़ से लेस देन इक्वल टू है और इसी चीज़ से ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी सेम चीज़ से है और लेस देन इक्वल टू भी, तो मतलब ये दोनों चीज़ें इक्वल है और इन्हीं की इक्वल होगी, ठीक है। तो इससे क्या आया हमारे पास कि सुप्रीमम, दिस इंप्लाइज कि सुप्रीमम फाई लेस देन इक्वल टू एफ ए टू बी फाई एक्स डी एक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया कि लिबेग अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लिबेग लोअर इंटीग्रल हो गया है, और लिबेग अपर इंटीग्रल अगर लिबेग लोअर इंटीग्रल के इक्वल हो गया तो फंक्शन जो है लिबेग इंटीग्रेबल हो गया, ठीक है। यही था सिंपल कि हमने फाई जो है हमारे सिंपल फंक्शन है फाई एंड साई, सो सुप्रीमम लेंगे तो ये लोअर इंटीग्रल बनेगा और ये अपर इंटीग्रल, तो लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल, दैट मीन्स फंक्शन इज लिबेग इंटीग्रेबल। सो दिस implies f is लिबेग इंटीग्रेबल, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव किया, एक फंक्शन लिया रीमान इंटीग्रेबल ऑन अ बाउंडेड सेट ए बी, बाउंडेड इंटरवल ए बी, बाउंडेड फंक्शन, और उसको प्रूव किया कि वो अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो वो लिबेग इंटीग्रेबल भी होगा। तो लेकिन अगर फंक्शन लिबेग इंटीग्रेबल है तो उसका रीमान इंटीग्रेबल होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमें चाहिए एक लिबेग इंटीग्रेबल फंक्शन जो रीमान इंटीग्रेबल ना हो, ठीक है। तो हम डर्सलेट फंक्शन ले सकते हैं यहाँ पे, से डर्सलेट फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और से ऑन 0 1 डिफाइन कर लेते हैं, 0 1 बाय एफ को हम डिफाइन कर रहे हैं 0 1 2 आर, ठीक है।
डजलिट फंक्शन के बारे में आप सब जानते ही होंगे कैसे होता है कि वैल्यू 1 इफ x इज रैशनल, वैल्यू 0 इफ x इज इरेशनल। ओके, इस सेट को हम नाम ले लेते हैं ई, बिकॉज हम फंक्शन को लिबेग इंटीग्रेबल प्रूव करना है। अब ये फंक्शन हमें दिखाना है कि लिबेग इंटीग्रेबल है लेकिन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा जो हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरम प्रूव की थी, क्या फंक्शन इज लिबेग इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज़ बाउंडेड एंड मेजरेबल। ठीक है, एक बाउंडेड फंक्शन लिबेग इंटीग्रेबल होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज़ मेजरेबल। तो उस थ्योरम को यूज़ करने के लिए हमें इस फंक्शन को बाउंडेड और मेजरेबल प्रूव करना होगा, तो उससे हम बोल सकेंगे कि ये फंक्शन लिबेग इंटीग्रेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंडेड के लिए देखिए, रेंज सेट में सिर्फ दो एलिमेंट है 1 एंड 0, तो क्लियरली f इज बाउंडेड, क्लियरली f इज बाउंडेड। तो अब हमें इस f को मेजरेबल और प्रूव करना है। और किसी भी फंक्शन को मेजरेबल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो सेट होता है e f ग्रेटर देन अल्फा, मतलब e जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइन है, e के उन पॉइंट्स का सेट जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू अल्फा से बड़ी है, e के उन पॉइंट्स का सेट जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू अल्फा से बड़ी है, ये मेजरेबल हो जाए, इज मेजरेबल फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर। अगर हमने ये चीज़ प्रूव कर दी तो हमारा फंक्शन मेजरेबल प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें हर एक रियल अल्फा के लिए काम करना होगा। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा ले लेते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू 0 लेते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 0 लें। तो हम हर एक के लिए हमें चेक करना है f ग्रेटर देन 0, ये सेट बनाते हैं। तो e के उन पॉइंट्स का सेट जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ओके, ग्रेटर देन 0 जब है जब x रैशनल नंबर है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 सिर्फ 1 है, और वो कब है जब x इज रैशनल नंबर। सो ये जो सेट बनेगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर इन 0 to 1। ओके, अब हम देख लेते हैं e जब f इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर इन 0 to 1। ओके, और अब हमने ग्रेटर देन 0 के लिए देख लिया, इक्वल टू 0 के लिए देख लिया, अब हम लेस देन 0 के लिए भी देखते हैं, f लेस देन 0। और मतलब e के उन पॉइंट्स का सेट जब फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 है और फंक्शन की वैल्यू कभी भी लेस देन 0 नहीं है, दैट मीन्स ये सेट हमारे पास आ गया एम्प्टी। अब अगर फंक्शन, अब f मेजरेबल होगा अगर हमारे पास ये सेट मेजरेबल हुए, और हम जानते हैं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो है वो मेजरेबल होता है। ठीक है, तो ये सेट ऑफ रैशनल नंबर मेजरेबल हो गया, और अगर कोई सेट मेजरेबल होता है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो मेजरेबल होता है। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर रैशनल का कॉम्प्लीमेंट आया तो ये भी मेजरेबल हो गया, और एम्प्टी सेट तो मेजरेबल होता ही है, दैट मीन्स ये तीनों मेजरेबल हैं। दिस इम्प्लाइज ई एफ ग्रेटर देन अल्फा इज मेजरेबल फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज कि फंक्शन मेजरेबल है, एफ इज मेजरेबल। तो हमने f को मेजरेबल प्रूव कर दिया और बाउंडेड प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब फंक्शन लिबेग इंटीग्रेबल हो गया। दिस इंप्लाइज f इज लिबेग इंटीग्रेबल। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन जो है रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, ये आप इजीली चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं है वैसे, क्योंकि इसका जब आप अपर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, जो अपर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे आप 0 to 1, ये अपर इंटीग्रल के लिए मैंने लगाया, एफ एक्स डी एक्स वो तो आने वाला है 1, इसको ऊपर लिख देता हूँ, अपर इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू आएगा, और दिस इज लोअर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, ये आएगा माइनस, ये सॉरी जी 0 आ जाएगा। तो ये दोनों नॉट इक्वल है, अपर इंटीग्रल नॉट इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सो दिस इम्प्लाइज f इज
नॉट रीमान इंटीग्रेबल। ओके, देखिए हमने अभी यही देखा कि प्रॉपर इंटीग्रल की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1, और जो हमने थ्योरम प्रूव की उसमें लिमिट्स आर फ्रॉम a to b। तो जब भी प्रॉपर इंटीग्रल होगा और फंक्शन अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो पक्की बात है वो लिबेग इंटीग्रेबल भी होगा। लेकिन लिबेग इंटीग्रेबल है तो उसका रीमान इंटीग्रेबल होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक बात और सुनिए कि इम्प्रॉपर के केस में द सिचुएशन इज एंटायरली डिफरेंट। यू नो, जब हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात करेंगे तो और मतलब ऐसा हो सकता है कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो लेकिन वो लिबेग इंटीग्रेबल ना हो। ठीक है, तो ये हम आप नोट्स करके ये बात लिख सकते हैं बिकॉज इम्पोर्टेंट चीज़ है। कैसे लिखेंगे? द सिचुएशन इज entirely different in case of improper integrals because there do exist, वहाँ ऐसे फंक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं, there do exist improper Riemann integrable functions which are not Lebesgue इंटीग्रेबल। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सिर्फ प्रॉपर इंटीग्रल के केस में, सिर्फ प्रॉपर इंटीग्रल के केस में फंक्शन अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो वो लिबेग इंटीग्रेबल भी होगा। ठीक है, और लिबेग इंटीग्रेबल है तो उसका रीमान इंटीग्रेबल होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब हम बात करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की, तब फंक्शन अगर रीमान इंटीग्रेबल भी है तो भी उसका लिबेग इंटीग्रेबल होना ज़रूरी नहीं है। इसका एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब हम बात करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल की तब। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई आपको पॉइंट समझ नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, और बस थैंक यू।